नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग आरएएस 2016 जिसको अब आरपीएससी के रूप में जाना जा रहा है उसके 2016 प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इतिहास तथा कला और संस्कृति के प्रश्नों को पूछा गया था और उनके क्या आंसर थे तथा उनसे जुड़ी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आप लोग को पता होना ज़रूरी है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या बात कर रहा है और किस प्रकार की चीज़ें पूछी गई थी इसमें। तो जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें कह रहे हैं कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है उसका आप नाम बताइए। पतंजलि की महाभाष्य के बारे में पूछा गया है और ये भी कहा है कि जो स्थान पतंजलि के महाभाष्य में है वही महाभारत में भी उल्लेखित है। ऐसा कौन सा है? तो देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, विराटनगर, माध्यमिका, रेड और करकोट। अब यहाँ की स्थिति ऐसी है कि विराटनगर जो है उसको बैराट के रूप में भी जाना जाता है, माध्यमिका को नगरी के रूप में जाना जाता है, रेड और करकोट वो अपनी जगह पर यथावत है। अब अगर मैं एक सामान्य स्थिति बताऊं आप लोग को, अगर किसी व्यक्ति ने महाभारत देखी है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, कंसेप्ट नहीं समझा है इसका, इसकी चीज़ों को नहीं जाना है, तो ऐसी स्थिति में वो आंसर ए लगाएगा। ए क्यों लगाएगा? क्योंकि जितने लोगों ने महाभारत देखी हुई होगी उस जगह पर उन्हें यह देखने को मिला होगा कि विराट नगर का नाम बहुत अधिक बार चर्चाओं में आया है। विराट नरेश, विराट महारानी या इसके अलावा मतलब और चीज़ें भी चलती हैं जैसे विराट नरेश के पुत्र वगैरह वगैरह, अलग अलग उपाधियाँ बहुत चर्चाओं में रही है। अगर आप लोग महाभारत के हर एक एपिसोड को देखते हुए जाएंगे तो आपको बहुत बार इसका उल्लेख मिलेगा। तो संभावना है कि जो भी व्यक्ति या जो भी अभ्यर्थी चीज़ों को देख रहा है, कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, चीज़ें नहीं पढ़ी है, तो ए ऑप्शन को लगा सकता है, ये अधिक संभावना। पर क्या ए सही है? बिल्कुल भी नहीं, ए सही नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो सही उत्तर है वह बी है, माध्यमिका नगरी। ये ऐसा नाम है जिसका उल्लेख आपको महाभारत में भी मिल जाएगा, महाभाष्य में भी मिल जाएगा, दोनों ही जगह पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो खास स्थान है। हालांकि इसकी खोज जो है बहुत अधिक पहले नहीं बल्कि 1827 में ही खोज हुई थी इसकी। ये महत्वपूर्ण इस मामले में भी है क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिले में बैडेच नदी के किनारे स्थित है ये आज के समय में। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि जिस समय इस क्षेत्र में खुदाई की गई थी तो यहाँ पर हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध धर्म के भी अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य देखने को मिले हैं। तो इस क्षेत्र के बारे में जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं याद रखिएगा, क्या पता फिर एक बार दोबारा आयोग किसी और रूप में आप लोगों से चीज़ें पूछ ले, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आंसर समझ गए, चीज़ें समझ गए, चलते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। मतलब आपको एक ऐसे अभिलेख के बारे में बताना है, इन चार में से कोई एक ही है वह जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि कर रहा है। बता रहा है कि जिस समय पुरानी संस्कृति थी, प्राचीन काल में जब राजस्थान का इतिहास चल रहा था तो उस दौरान वहाँ पर भागवत धर्म का एक अच्छा खासा प्रभाव था। ये हमें कैसे पता लगता है? ये बिल्कुल हमें साक्ष्य ही बताते हैं। चाहे हमें खुदाई में मूर्तियां मिल जाएं, पता लगेगा कि यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अधिक मूर्तियां बन रही थी, इस देवता की बन रही थी या इस धर्म की बन रही थी। सीधा साधा अर्थ यह है कि अच्छा खासा प्रभाव था उस पर्टिकुलर क्षेत्र में और आसपास के अच्छे खासे क्षेत्र में। तो इसी वजह से मान रहे हैं कि अभिलेख भी लिखे गए थे और एक ऐसा अभिलेख जो राजस्थान में है बताता है कि भागवत धर्म का विशेष प्रभाव था इतिहास में। कौन सा है? घटियाला अभिलेख है या फिर हेलियोडोडस का बेसनगर अभिलेख है, बुचकला अभिलेख है या फिर गोसुंडी अभिलेख है? क्या है सही आंसर? तो देखिए डी है इस प्रश्न का सही उत्तर, गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख यह आज के समय में चित्तौड़ के पास में है। ये दूसरी शताब्दी का अभिलेख है, ये चीज़ याद रखिएगा, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व वाली। ठीक है, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का यह अभिलेख है। इसकी खास बात यह है कि आपको यह बताएगा कि प्राचीन राजस्थान में भागवत धर्म का अच्छा खासा प्रभाव था। वहीं इसके अलावा वासुदेव से संबंधित मान्यताएं, अश्वमेध यज्ञों का किया जाना, ऐसी अनेक बातों का उल्लेख घोसुंडी अभिलेख में किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो चीज़ों को इस रूप में आप लोग याद रख सकते हैं। तो घोसुंडी अभिलेख क्यों है खास, आगे इसे रखिएगा याद, ताकि परीक्षा में पूछा जाए तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से बता सकें। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। चार मंदिर हैं हमारे पास में। आहड़ का आदिवराह अभिलेख, आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और औसिया का हरिहर मंदिर। चार मंदिर हमारे पास में हैं। इसमें से हमें देखना है अब ऐसे कौन से मंदिर हैं जो गुर्जर प्रतिहार काल में बने हुए हैं। तो अलग अलग ऑप्शन की अलग अलग स्थिति, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं या फिर चारों के चारों भी हो सकते हैं। तो देखो मैं आप लोग को एक खास बात बताता हूँ,
इस पूरी कला शैली या जो गुर्जर प्रतिहार काल है उसके बारे में। जब हम इतिहास को समझते हैं तो हमें पता लगता है कि 8वीं सदी के आसपास मध्य भारत वाले क्षेत्र में और उत्तर भारत वाले क्षेत्र में एक नई शैली शुरू होती है मंदिर निर्माण की, और उस जो नई शैली होती है उसको कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार शैली। हालांकि गुर्जर प्रतिहार शैली को एक और नाम से जाना जाता है, जो नाम है महामारू शैली। तो ये नई शैली जब शुरू होती है तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ खास मंदिर इसमें बनाए गए हैं। तो आहड़ का आदिवरहा मंदिर इसी शैली का बना हुआ है। आदिवरहा की जो उपाधि है खास है अपने आप में गुर्जर प्रतिहारों के मामले में, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं इसको। वहीं इसके अलावा आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर भी आप लोग को याद रखना, ये भी इसी शैली में बना हुआ है। राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर भी इसी शैली का ही है, और ओसिया का हरिहर मंदिर भी इसी शैली का ही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, चारों ही मंदिर जो है यहाँ पर यह बिल्कुल ठीक है, और यह गुर्जर प्रतिहार शैली में ही निर्मित है। तो इस वजह से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि सभी सही हैं। इसके साथ आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि जो मुख्य मंदिर होता है ना इस शैली का, वह टोटल पूरे परिसर के बीच में होता है। वहीं इसके साथ ही जो मेन मंदिर होगा उस मंदिर के आसपास छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते थे जो कवर करते हैं मेन मंदिर को। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं। तो इस प्रकार से आंसर हम लोग का डी, सभी मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के। बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी और न था। देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर है मुनि जिन विजय सूरी। देखिए, मुनि जिन विजय सूरी जो है इसकी खास बात यह है कि इसने अनेक रचनाएं की हैं, और उसकी कुछ प्रमुख रचनाओं में नाम शामिल है प्रबंध कोश और पुरातन प्रबंध संग्रह का। तो यह एक ऐसा खास व्यक्ति है जो कुंभा के दरबार में नहीं था। बाकी टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी और नाथा, ये तीनों ही जो थे वह कुंभा के दरबार में थे, उसके संरक्षण में थे, और सारा कार्य यह लोग कर रहे थे। चीज़ें क्लियर है। कुंभा इन सभी के मामले में बहुत ज़्यादा खास रहा है। उसने संरक्षण दिया है बहुत ज़्यादा, अपने दरबार में अनेक लोगों को रखा और रख करके उनसे रचनाएं करवाई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। जैसे कि नाथा को लेकर के काफ़ी सारी बातें चलती हैं, बताते हैं कि उसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसका नाम वस्तु मंजरी है, कई बार पूछ लिया जाता है। वहीं इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुंभा की, तो वह भी बहुत अधिक इंटरेस्टेड था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था अपने आप में। तो उसने खुद भी 3 ग्रंथ लिखे हैं, और उसके द्वारा जो लिखे गए 3 ग्रंथ हैं उसमें नाम शामिल है संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया। पूछ लिया जा सकता है, चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर है इतनी? तो सरल है और प्रश्न का सही उत्तर सी। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंध है? तो देखिए, किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है हमें ये बताना है। करौली से संबंधित है, या फिर चिड़ावा संबंधित है, अलवर से संबंधित है, चित्तौड़ संबंधित है? देखो, इसमें एक चीज़ तो यह है कि अली बख्शी लिखा हुआ है। अगर हम चाहें तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसके हम लोग अलवर को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ख्याल क्या होता है? तो देखिए, लोकमंच की एक खास शैली होती है जो आपको पता होनी चाहिए। लोक रंगमंच के मामले में राजस्थान शुरुआत से ही बहुत अधिक खास रहा है, और आज भी हम लोग राजस्थान में जाते हैं तो लोक रंगमंच बहुत अधिक लोकप्रिय है और बहुत अधिक वहाँ पर प्रचलन में है, लोग बहुत देखना पसंद करते हैं। हालांकि खास बात देखने वाली है कि 18वीं सदी में सर्वप्रथम ऐसा हुआ था कि जब लिखे गए नाटकों को एक मंच मिलने लगा था और मंच पर उनकी प्रस्तुति होती थी। इससे पहले की स्थिति यही थी कि बस नाटकों को किताबों में लिख दिया जाता था, लोग पढ़ करके आनंद ले लिया करते थे। बाद में लगा कि सिर्फ पढ़ना ही ठीक नहीं है, अगर सिर्फ प्रस्तुति कर दी जाए तो चीज़ें कितना अधिक बेहतर हो सकती है। तो प्रस्तुति करने की वजह से रंगमंच कला की शुरुआत होती है, और फिर चीज़ों को मंच पे प्रस्तुत करने लगते हैं। जो भी कहानियाँ हैं, किस्से हैं, चाहे राजा महाराजा की हो, चाहे कोई ऐतिहासिक हो, या इसके अलावा कोई भी एक मामला हो सकता है, सब चीज़ें इसी प्रकार से आगे चलन में आई और बहुत अधिक पसंद किया गया। इसी वजह से आज भी है वहाँ पर यथावत बनी हुई है, इनकी लोकप्रियता खंडित नहीं हुई है। एक खास बात यहाँ देखने वाली आप लोग के लिए यह है कि आप जरूर याद रखिएगा कि ख्याल को लेकर के 3 अलग अलग क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली थी। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें तो उसमें नाम शामिल है कुचामणि का। कुचामणि नागौर से संबंधित है। वहीं दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो उसमें नाम शामिल है शेखावटी का, और जो शेखावटी है यह संबंधित है चिड़ावा से। और वहीं तीसरी जो खास जो है वह है अली बख्शी, जो संबंधित है अलवर से। तो प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा हम लोग का। इतना काफ़ी है, बाकी चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिए गए हैं ग्रंथ जो संगीत से संबंधित हैं। बताना है कि कौन किस किस से जुड़ा हुआ है, या ये बताना है कि मेनली कौन सही है बस। तो देखिए, सही के मामले में पहला ही हम लोग का सही है, क्योंकि पुंडरीक विट्ठल जो है उसी की है रागमाला। कोई ऐसी परेशान होने की खास ज़रूरत नहीं है, रागमाला इसी की ही है। तो यह एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत बार अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है। तो
बेझिझक आंसर दिया जा सकता है। पुंडरीक विट्ठल की रागमाला है। पुंडरीक विट्ठल एक खास आदमी है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इन्होंने एक खास पुस्तक लिखी है, इसका नाम है रंगमंजरी। एक रंगमंजरी लिखी है, दूसरी रागमाला लिखी है, दोनों ही इनके मामले में खास है। और जो यह पुंडरीक विट्ठल साहब हैं, यह महाराजा मान सिंह के भाई माधव सिंह के संरक्षण में थे और वहाँ रहते हुए ही इन्होंने सारा का सारा काम ये किया है। तो इस मामले में चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करें पंडित भाव भट्ट साहब की, तो इनकी खास बात यह है कि इन्होंने जो लिखा है उसका नाम है अनूप संगीत विलास, राग विवेक, भाव मंजरी, अनूप संगीत और रत्नाकर। तो यह इनके द्वारा लिखी गई अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं कुंभा की अगर हम लोग बात करें तो कुंभा के द्वारा लिखा गया है संगीत मीमांसा और संगीत राज। ठीक है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। वहीं इसके अलावा हम लोग बात करें अगर चांद खां की, उस्ताद चांद खां साहब, तो इनके द्वारा लिखा गया है बुद्ध प्रकाश। ठीक है, तो इनकी अलग अलग कृतियाँ, अलग अलग रचनाएं, और प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का एक, क्योंकि सिर्फ यही सही सुमेलित है, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपसे कह रहा है कि कौन सा युग्म अब गलत सुमेलित है, यह बताइए। पिछले प्रश्न में सही पूछा गया था, इस प्रश्न में गलत पूछ रहा है। एक तरफ कृषक आंदोलन है, दूसरी तरफ नेता है। कह रहे हैं कि बेगू के अंदर राम नारायण चौधरी नेता थे, बूंदी कृषक आंदोलन में नैनू राम शर्मा साहब थे, बिजौलिया कृषक आंदोलन में विजय सिंह पातिक थे और बीकानेर कृषक आंदोलन में नरोत्तम लाल जोशी थे। देखो, इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वह डी रहेगा, क्योंकि डी के अंदर ही नरोत्तम लाल जोशी साहब नहीं थे। अगर हम लोग बात करें कि बीकानेर के अंदर जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर एक खास व्यक्ति थे जिनका नाम है जीवन चौधरी। उनके द्वारा पूरा आंदोलन संभाला गया था, उन्होंने लीड किया था, तब जाकर कई चीज़ें आगे बढ़ी थी। वहीं नरोत्तम लाल जोशी साहब जो हैं, उनकी खास बात यह है कि यह जयपुर प्रजामंडल के प्रवर्तकों में सबसे प्रमुख थे। बाद में राजस्थान के अंदर जब विधानसभा बनी पहली बार, तो वहाँ इन्हें पहली बार अध्यक्ष का पद संभालने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्राप्त हुआ था। तो इस मामले में नरोत्तम लाल जोशी साहब हैं और बीकानेर कृषक आंदोलन के मामले में जीवन चौधरी साहब खास हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। तो प्रश्न का उत्तर डी। इसी के साथ आगे चलते हुए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। देखो, पट्टा रेख जो है, अगर ऑप्शन देखते हैं तो पता लग रहा है राजस्व कर की बात हो रही है, यानी कि एक प्रकार से रिवेन्यू कलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो पट्टा रेख का जो तात्पर्य हुआ करता था राजस्थान के इतिहास के अंदर, वह हुआ करता था एक प्रकार से अनुमानित वार्षिक राजस्व। अनुमानित वार्षिक राजस्व को अगर हम लोग कहना चाहें तो कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से आंकलित था, यानी कि अनुमानों पे ही आधारित था। दूसरा रूप इसको बस दे दिए गए हैं यहाँ पे। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, और कुछ नहीं होगा। सैन्य कर, आयात निर्यात कर या बेकार, कोई भी इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न का सही उत्तर ए। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया। कर्नल लॉज, लॉर्ड लैंसडाउन, कैप्टन वॉल्टर और लॉर्ड मेयो। चारों में से किसके द्वारा यह कार्य किया गया था, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा सी। कैप्टन वॉल्टर जो था उसने ही सबसे पहले ये बात प्रस्तुत की थी कि देखिए ज़रूरी है राजस्थान में जो राजसी परिवार हैं उनके लिए अलग से शिक्षा संस्थान होनी चाहिए, ताकि उनका जो राजपाट है, वैभव है, शिक्षा का स्तर है और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें वह मेंटेन रहें, वह सामान्य वर्ग में ना मिले और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलते हुए वह आने वाले समय में महत्वपूर्ण कार्य कर सके। तो अनेक उद्देश्य थे, वहीं दूसरा उद्देश्य यह भी था कि संबंधों को अच्छा करना। तो इसी वजह से कैप्टन वॉल्टर ने सभी विचार प्रस्तुत किए थे। तो प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा सही। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों से पूछी गई थी वर्ष 2016 की परीक्षा में, हर एक बात हम लोगों ने कर ली है। अगली बात 2015 की RPSC परीक्षा की करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के खास प्रश्न वहाँ पे पूछे गए थे। तब तक आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, वहीं वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। थैंक यू सो मच।